अब बिलावल भुट्टो साहब से मिलने की इनको क्या जरूरत है कि सितंबर तक पता नहीं प्राइम मिनिस्टर किसने होना है। देखिए ना, ये तो एक ओपन क्वेश्चन है पूरी दुनिया के लिए कि वो, और दूसरा ये कि वो साइड लाइन पे मिले हैं सर जी साहब, उन्होंने पूछा आज थोड़ा तेरे अब्बे का क्या हाल है, वो इतनी बात करके तो निकल गए आगे। ये देखें। और दूसरा, हमारा सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से मिलना होता है, चाइनीज से मिले हैं हम। और दूसरा, शेरी मजारी साहब की भी मैं बताता हूं, उन्होंने जो स्टेटमेंट छोड़ी, हम सिर्फ उन लोगों से मिलना पसंद करते हैं जहां से कोई डॉलर की खुशबू आ रही हो, जहां से कोई पैसे आने की तो उस साइड पे हमारा झुकाव होता है। अब उसमें मैं ये बताना चाह रहा था, शेरी मजारी साहबा जो है अल्टीमेटली उन्होंने बड़ा बड़ा खूबसूरती के साथ इस चीज को कवर किया है। उन्होंने कहा कि ये रशियंस को इसलिए नहीं मिले कि अमेरिका नाराज ना हो जाए, क्योंकि, और उनकी बात में वजन नजर आ रहा है, क्योंकि इस वक्त तो आपकी सारी गवर्नमेंट जो है वो वेंडी शर्मन की मिन्नतें तरले कर रही है, भाई पैसे पैसे पैसे। तो इन हालात में अगर वहां पे जाके अगर बिलावल भुट्टो साहब फुर्तियां दिखाते हैं तो इधर से सिग्नल आ जाना था भाई ये क्या हो रहा है। बाजवा साहब का काम नहीं है अमेरिका फोन करना, खुद तो व्हाइट हाउस ले गए थे बाजवा साहब को, और पहली दफा किसी पाकिस्तानी वजीर आजम के साथ आर्मी चीफ गया था, खुद तो ले जाते थे। ताड़ साहब, इसी एससीओ का एक और पर्सपेक्टिव भी देखें वहां पे चाइनीज थे। अब जब एक मल्टीलैटरल फोरम है एससीओ, जब भी मल्टीलैटरल फोरम पे जाते हैं तो बायलैटरल से मुलाकातें होती हैं। तो ताड़ साहब, ना इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात हुई, ना रशियन से बात हुई। तो आप क्या समझेंगे फिर ये, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी का जो आपके इंपॉर्टेंट नेबर है इंडिया, उसके साथ एनजी मुंह सुझा के हमने रखना है कि जनाब वो ना साढ़े नाल गल की थी, असां ना गल नहीं की, और मेरी इतला के मुताबिक चोरी छुप के लेटर भी लिख रहे हैं इंडिया वालों को, कहें कि वो कोई बैक चैनल पे कुछ चीजें चलाना भी चाह रहे हैं, और जब मौका मिलता है तो मिलते भी नहीं है। ये ताड़ साहब, आप क्या समझेंगे, डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात ना करना, हाथ ना बढ़ाना, ये क्या ईगो है हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, और एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म? क्योंकि आप देखें डॉक्टर ताड़ साहब, चाइना और इंडिया जो है वो अक्सर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे मिल पड़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान और जो इंडिया है इनका कोई इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं है जहां पे दोनों कटे हैं। एक ही प्लेटफॉर्म था एससीओ, उसको हमने जाया कर दिया। तो फिर आप नहीं समझते कि बिलावल साहब का दौरा जो है ताशकंद का और एससीओ का, ये ट्रिप जाया हो गया? देखिए, इंडियन रेफरेंस बताइएगा। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। अब देखिए, ना फॉरेन पॉलिसी है ना डिप्लोमेसी है। आपको याद होगा कि एक दफा इन्होंने भारत की तरफ इमरान खान दौर में तिजारत की एक फैसला करके तिजारती, फिर उससे रिवर्स चेक इन्होंने लिया था। ये हमेशा ब्लंडर, जिस तरह मैंने इसका ब्लंडर आपको बताया, तारक फातमी साहब आए हैं डीसी में और पीछे से फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उन्होंने कह दिया इनका पर्सनल ट्रिप है। तो ये ब्लंडर है इनके। देखें, मैंने आपको बताया था कि दुनिया में देखें, इनको चाइना से भारत के रिलेशनशिप से लर्न करना चाहिए था कि वो आई टू आई भी है, लेकिन एक दूसरे के साथ $67 बिलियन का ट्रेड कर रहे हैं चाइना भारत के साथ। 125 का था सर, 125 बिलियन का। यस सर, अनबिलीवेबल। और आप देखें कि और नेक टू नेक भी चल रहे हैं। सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि इस वक्त चाइना का जो शिप कैरियर है इंडियन ओशन में है, लेकिन वो नॉर्मल फिर रहे हैं। लेकिन हमारा देखें कि आप बिल्कुल आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को, बिल्कुल आप वो कोमे में चले जाते हैं, बिल्कुल ये ज्यादती। लेकिन मेरे जो नजर में मैंने जो ऑब्जर्व किया है चीमा साहब, हमारी इन्हीं चीजों की वजह से, एक तो पूरी दुनिया को इस वक्त कोई पता नहीं है कि कम्युनिकेट किससे करना है, बिल्कुल किसी को कोई पता नहीं। वेस्टर्न सिविलाइजेशंस दे आर कंफ्यूज्ड। जब कॉल जाती है एक आर्मी चीफ की तरफ से, अब वेंडी शर्मन क्या सोच रही होगी, या हमारे या स्टेट डिपार्टमेंट क्या सोच रहा होगा कि वाई ही इज कॉलिंग अस, क्वेश्चन लेजिट है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान के अंदर ताकत का मुंबई सिर्फ वो इंस्टीट्यूशन है, देखिए, और उनको कोई पता नहीं। इसी तरीके से हमारी फॉरेन पॉलिसी भी कंफ्यूज्ड है कि कोई उनको पता नहीं है किस डायरेक्शन में जाना है। देखिए, अगर मैं सोच रहा हूं बिलावल भुट्टो की जगह मैं हूं, कल आईएमएफ का क्या पता साथ कोई ऐसा शर्त आ जाए कि आपने फला कंट्री के साथ नहीं मिलना, तो आपको शर्तें फॉलो करनी पड़ेगी। बल्कि मेरी जो इंफॉर्मेशन वॉशिंगटन डीसी के लिहाज से ये थी कि इनके ऊपर दबाव है कि भारत के साथ रिलेशनशिप नॉर्मल करें अपने। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि दे आर फेसिंग अ प्रेशर फ्रॉम द अमेरिकन साइड टू नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप विद इंडिया। लेकिन ये बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी मेरे ख्याल में, जो मैं इंटरनेशनल मीडिया में पढ़ रहा हूं कि डॉक्टर जयशंकर दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन,
India was not interested in meeting them or shaking hand with them. This is what I'm learning. This is what I'm reading. I'm planning to do some more research in it. लेकिन मेरी नजर में जो मैं देख रहा था या पढ़ रहा था, एक दो आर्टिकल मैंने पढ़े हैं, that they got a cold shoulder from the Indian side. They were not interested in any kind of dialogue. लेकिन ये ज्यादती है। और दूसरा ये कि भारतीय भी कंफ्यूज होंगे कि सितंबर की मीटिंग के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, तो कोई पता नहीं पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर किसने आना है। पीटीआई का होना है, मौलाना फजलुर रहमान होना है, या शहबाज शरीफ होना है, और हो सकता है कोई आर्मी का बंदा हो, क्या पता है। तो वो किससे बात करें भाई? ये तो तैयारी के लिए मीटिंग थी ना कि सितंबर में क्या होना है। अगर आप बैठे हो डॉक्टर जयशंकर की जगह, तो आप टाइम जाया करें एक बंदे के साथ, कोई पता नहीं सितंबर में क्या होना है। अभी लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन सितंबर, विल डील विद इट। इस बच्चे के साथ इसे क्या डील करनी? उन्होंने पूछा होगा जरदारी साहब क्या हाल है यार, सलाम देना है जरदारी साहब को, यही बात हो सकती है। आप क्या बात करेंगे बिलावल के साथ? जिस तरह बंदा पूछा, हाँ जी ठीक ठाक हो, और सुनाओ डैडी का क्या हाल है, अच्छा बैठो, यही गल हुई होनी, और क्यों नहीं? He doesn't have any say in anything. He doesn't have no power. किसी से बिलावल भुट्टो तो कमेंट ही नहीं कर सकता किसी के साथ। क्या कमेंट करके आएगा? वापस आने तक पता नहीं अपना फॉरेन मिनिस्टर भी रहना या नहीं रहना, वापस आना हो सकता है आगे कोई और लोग खड़े हों एयरपोर्ट के ऊपर। तो इन सर्कमस्टांसेस में आप कह रहे हैं कि वो डिप्लोमेसी करें या फॉरेन मिनिस्ट्री की वहां पे बातें करें, वहां चैन सुकून की, भाई वो बातें कर रहे हैं हंगर। देखे ना, मैं जयशंकर के दो चीजें उन्होंने ट्वीट की हैं, टेररिज्म और हंगर। और इन दोनों चीजों में आप देख लें कि पाकिस्तान कहां खड़ा है इस वक्त, क्या पोजीशन है पाकिस्तान की। हंगर के हालात देख लें आप। तो चलो इस हंगर से याद आया कि आज रॉयटर्स की रिपोर्ट थी कि जो लोग दुबई में इस वक्त सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तानी जो है वो सरफहरिस्त है। और एक जो रशियन ये आज की रॉयटर्स की खबर है, रॉयटर्स ने कहा है इंडियन, रशियन, फ्रेंच, इटालियन थे, और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी जो है ये भी सरफहरिस्त है। ये रॉयटर्स और डॉन ने भी आज इसको कवर किया है। तार साहब, ये पैसा बाहर कैसे चला जाता है? अभी तो वो डॉलर पाकिस्तान आए ही नहीं जिसकी बात हो रही है कि जी जो जनरल बाजवा साहब ने कहा कि जी पैसा हमें दिया जाए। एक तो वो पैसा नहीं आया, दूसरा ये जो पैसा डी वैल्यू हो रहा है, आप क्या समझ रहे हैं? ये जो पैसा स्मगल कर रहे हैं दुबई में, सुना है ये लॉन्चों के जरिए और छोटी कश्तियों के जरिए ये पैसा जाता है। तो मैं आज एक किसी कंपनी के सीईओ से बैठा हुआ था, वो कह रहे थे इस वक्त पाकिस्तान में एलसी खुलवानी हो, लेटर ऑफ क्रेडिट खुलवाना हो, तो स्टेट बैंक कहता है कि जाएं स्टेट बैंक से पहले लिखवा के लाएं। तो ये डॉलर कैसे जा रहे हैं और हम कैसे प्रॉपर्टी दुबई में खरीद रहे हैं? ये रॉयटर्स की स्टोरी है, ये इसमें तो जरा रोशनी डाल। देखिए, मैं इस पे बताना ये चाहूंगा चीमा साहब, पहले भी मैंने बहुत अरसा, आज से कुछ अरसा पहले, जब पिछली गवर्नमेंट में ये स्विस बैंकों का शोर था कि जी हम पैसे लेकर आएंगे इनसे, जिस तरह वो हमारे पीटीआई के एक मिनिस्टर साहब कहते थे कि हम वहां से लेकर आएंगे पैसे तो आईएमएफ के मुंह पे मारेंगे लोग, हमसे कर्जे लिया करेंगे। तो उस वक्त मुझे बड़ा शौक हुआ, स्विस बैंकों पर रिसर्च करता रहा। आई वाज शॉक्ड कि आपके पाकिस्तानियों का करप्शन का पैसा भारत के लोगों से ज्यादा पड़ा स्विस बैंकों में। तो पाकिस्तान ने माशाल्लाह बहुत तरक्की की है 1947 के बाद, लेकिन की लंदन में और दुबई में, अमेरिका में और कनाडा में। पाकिस्तान में नहीं की तरक्की उन्होंने सिर्फ बाहर तरक्की की। आप कह रहे हैं लांचों से पैसे जा रहे हैं, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगले दिन किसी ने कहा है कि कोई अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू 200 सूटकेसेस फुल ऑफ डॉलर्स जो थे वो दुबई जा रहे थे, कराची एयरपोर्ट। और पकड़े क्या गए होंगे, वो मेरा मकसद है क्या पकड़ना किसी ने। आप तो ये सोचें कि मलक रियाज के पैसे बरतानिया वापस करता है तो वो किधर जाते हैं। तो ये कोई मेरा नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। मैं ये नहीं समझता कि कोई नई बात है। हाँ, ये एक है कि जो मैं जा इसी डायरेक्शन में रहे हैं पैसे, दुबई और लंदन, लेकिन इस वक्त आपका रुपया 250 का है और अफगानी जो है 255 का है, वहां भी स्मगल हो रहे हैं पैसे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पता है सब लोगों को, ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान माशाल्लाह इतनी तरक्की कर चुका है, हर इंसान के पास हाथ में स्मार्टफोन है, और शाम को वो सारी खबरें वगैरह सुन के, टिकटॉक वगैरह देख के, एक दूसरे को गालियां निकाल के, कोई 5-6 ट्वीट करके इमरान खान के हक में वो फिर सोता है। तो वो उसमें कोई ऐसी कोई नई चंबे वाली बात नहीं है। पाकिस्तान, मैं वो जो आर्टिकल मैंने वो पढ़ा बिल्कुल वो उसके बारे में, तो टॉप पहले नंबर पे तो रशियन आए, उसके बाद आपका टाई है मिस्र के साथ।
लेकिन ज्यादातर मुमालिक यहाँ जहां पे पॉलिटिकल अनरेस्ट है, जिस तरह इटली में अगले दिन रिजाइन हुआ, इटली के लोग भी उसमें शामिल हैं, उसमें इजिप्ट के शामिल हैं, भारत भी उसमें शामिल है। लेकिन ये कि दुबई इज फेमस फॉर करप्शन मनी, उनको वहां पे बड़े अरसे से ये उनको एजाज हासिल है कि दुनिया अपना सारा पैसा वहां लेके जाती है। कुछ जो मजीद एक्सपर्ट हैं, आरफ नकवी जैसे, वो केमन आइलैंड में भी लेकर जाते हैं। लेकिन ये कि मैंने आपको बताया कि वहां मैं कई दफा गया हूं दुबई, तो मैंने प्लाजे देखे हैं अपने सियासतदानों के, वहां देखी चीजें, इनके घर देखे जिन महलों में रहते हैं ये। और अफसोस के साथ मैं ये कहता हूं, और हर इंसान को पता है, हर ये कोई ऐसी छुपी बात नहीं है। करप्शन मैंने बताया था आपको कि पॉइंट ये आ चुका है कि पाकिस्तान में करप्शन को अब मेरे ख्याल में इनको लीगल कर देना चाहिए। दो गुजारिशात मैं हमेशा ये कहूंगा, अगर ये मुनासिब समझें। एक तो ये इदारों के अंदर जो करप्शन है उसको कमीशन का नाम दे दें और ये फिक्स कर दें, एक। और दूसरा ये है कि ये असेंबली के अंदर जिस तरह बर्मा में है, ये 25-30 सीटें रिटायर आर्मी जनरलों को दे दें। बर्मा के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह है कि वो जो उनकी आर्मी है, इट इज पार्ट ऑफ द परमानेंट पावर, और पाकिस्तान हैज रीच्ड टू दैट पोजीशन कि यहां पे इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, इसको खत्म तो आप नहीं कर सकेंगे, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए इसको लीगल फॉर्म दे दें आप। मेरे ख्याल में इसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाए कि 30% पावर गोज टू द आर्मी और मे बी 40% गोज टू द आर्मी, और सर्विंग जनरल जो सर्विंग और जो रिटायर हैं जो जनरल, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए, सीनेट में हिस्सा दें, और परमानेंट उनको पावर का हिस्सा बना दें। वरना मेरे ख्याल में इसके बगैर और कुछ सोल्यूशन नजर